Hey everybody, welcome on this YouTube channel. I'm Ushay Yadav. This is the second video lesson of Ecological Pyramid. लास्ट वीडियो लेसन के अंदर हमने इकोलॉजिकल पिरामिड का पिरामिड ऑफ नंबर कंप्लीट किया। आज हम लोग बात करने वाले हैं पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी या एनर्जी की। पिरामिड ऑफ बायोमास जो हमें ये बताता है, जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेगा कि जो बायोमास है किसी भी इकोसिस्टम के अंदर किस तरीके से अलग अलग ट्रॉपिकल लेवल पर एक इकोसिस्टम की फूड चेन में वेरी कर रहा है। तो अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें, इट इज द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोमास प्रेजेंट पर यूनिट एरिया ऑफ डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल विद प्रोड्यूसर एट द बेस एंड टॉप कार्निवोर एट द टिप। यानी कि हम जो फूड चेन बनाएंगे उसमें प्रोड्यूसर इस इकोलॉजिकल पिरामिड में हमेशा बेस पर होंगे और जो टॉप कार्निवोर है वो हमेशा टिप पर होगा। और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें ये बताता है कि अलग अलग ट्रॉपिकल लेवल पर कितना बायोमास पर यूनिट एरिया से हमारा वेरी कर रहा है, राइट? So biomass is calculated by the mass of each individual into number of individual at each tropical level। क्योंकि बायोमास हम लोग बेसिकली क्या बात कर रहे हैं कि कितना हमारे इंडिविजुअल का मास है, एक ट्रॉपिकल लेवल पर जितने ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनका मास कितना है। ये हम कैसे निकाल सकते हैं कि ट्रॉपिकल लेवल के अंदर कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट है और एक इंडिविजुअल का मास कितना है। उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते तो हमें ये पता चलेगा कि ट्रॉपिकल लेवल पर टोटल बायोमास कितना है, राइट? और उसी बायोमास को कंपेयर करके हम लोग अपना इकोलॉजिकल पिरामिड ड्रॉ करते हैं, जिसमें हमेशा प्रोड्यूसर हमारे बेस पर मिलेंगे और जो टॉप कार्निवोर है वो हमेशा टिप पर मिलेंगे। ये जो एग्जाम्पल आपके सामने लगा हुआ है ये है हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब कोई फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो सकता है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम का ही अगर हम एग्जाम्पल लेके चले तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो लेसन में कहा था, आप कोई भी पिरामिड ड्रॉ कर रहे हो, चाहे वो पिरामिड ऑफ नंबर हो, बायोमास का हो या फिर प्रोडक्टिविटी का हो, आप सबसे पहले किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम का एक फूड चेन ड्रॉ कीजिए, देन उसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे। अगर नंबर हमें ड्रॉ करना है तो हम उनके नंबर को कंपेयर करेंगे, अगर हमें बायोमास के कंसर्न में ड्रॉ करना है तो हम उनके बायोमास को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में बेस पर प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर में अगर मैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम को ले लेती हूँ तो मेरे पास बहुत सारी ग्रासेस हैं, राइट? अब ये प्रोड्यूसर हमारे ग्रासेस जो है इनका बायोमास, और अगर हम इनका एक एक इंडिविजुअल का मास इनटू नंबर ऑफ इंडिविजुअल करते हैं तो हमारे पास हमें क्या मिलता है कि जो प्रोड्यूसर है उनका बायोमास मैक्सिमम है। क्योंकि अगर आपको नंबर ऑफ जो आपका पिरामिड नंबर है वो अगर याद है तो आपको ध्यान होगा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हमारा जो नंबर का पिरामिड है वो अपराइट या स्ट्रेट होता है, यानी कि जो प्रोड्यूसर है वो मैक्सिमम इन नंबर होते हैं। सो नंबर अगर हमारे पास ज्यादा है और उसको हम उसके मास से मल्टीप्लाई कर ले तो हमें ये चीज तो क्लियर होगी कि हमारा बायोमास भी उनका ज्यादा होगा। तो इस बायोमास और प्रोड्यूसर को जब हर्बीवोर की बायोमास के साथ कंपेयर किया जाता है तो हमें ये चीज मिलती है कि जो प्रोड्यूसर है उनका बायोमास कंपैरेटिवली ज्यादा है, जिससे हमें कैसा एक पिरामिड मिलता है, एक स्ट्रेट या अपराइट पिरामिड हमें देखने को मिलता है। दूसरी तरफ यहाँ पर उनकी वेट का एग्जाम्पल लेके ये चीज आपको और भी अच्छे से क्लियर की हुई है कि कैसे एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास आपका वेरी कर रहा है, राइट? अगर आप इस नाम को भी ब्रेक डाउन करके इसका मतलब समझे ना तो भी हमें पिरामिड ऑफ बायोमास अच्छे से समझ में आ सकता है। बायो का मतलब लिविंग थिंग और मास यानी कि उनका मास, एक इंडिविजुअल का मास। तो एक ट्रॉपिकल लेवल पर जितना बायोमास लिविंग थिंग का मास प्रेजेंट है उसको कंपेयर करके हम लोग पिरामिड ऑफ बायोमास को ड्रॉ करते हैं ग्राफिकल फॉर्म में। और हमें क्या देखने को मिलता है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ये हमारे पास अपराइट या स्ट्रेट होता है। अब क्योंकि जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो हमेशा तो हमारा स्ट्रेट नहीं होता, ये इकोसिस्टम टू इकोसिस्टम वैरी करता है। तो दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम का। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम में आप सिंपली पहले एक फूड चेन को ड्रॉ कीजिए। हम ले लेते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में फूड चेन एक पॉन्ड की,
ठीक है, एक पॉन्ड इकोसिस्टम की हमने फूड चेन उठाई, जिसमें हमने कहा कि हमारे पास कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गा या डाइएटम्स हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं। उन प्रोड्यूसर को कंज्यूम करने वाले ज़ूओप्लैंक्टन्स हैं। ज़ूओप्लैंक्टन को कंज्यूम करने वाली स्मॉल फिशेस एंड स्मॉल फिशेस को कंज्यूम करने वाली लार्जर फिशेस, राइट। अब हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स का बायोमास ज़ूप्लैंक्टन की कंपैरिजन में कम होता है। ऐसे ही ज़ूप्लैंक्टन का जो बायोमास है वो हमारे स्मॉल फिशेस के बायोमास के कंपैरिजन में कम होता है। क्योंकि आप साइज को भी तो देखिए ना, हमारी लार्जर फिश उनका साइज कितना बड़ा है, और यहाँ पर साइज की ही तो बात कर रहे हैं क्योंकि हम मास की बात कर रहे हैं। मास अगर साइज ज्यादा है तो डेफिनेटली मास भी उनका ज्यादा होगा, है ना। तो इसीलिए हम क्या देखते हैं कि जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसमें हमारे पास जो पिरामिड ऑफ बायोमास बनेगा वो इन्वर्टेड बनेगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर साथ ही साथ आपको वेट भी दिखाया हुआ है, मास भी दिखाया हुआ है कि जो प्रोड्यूसर है अगर मेरे पास उनका मास 4 ग्राम पर मीटर स्क्वायर है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में मेरे पास 4 ग्राम का बायोमास में ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हार्बीवोर का कितना है 8 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, एंड देन कार्निवोर का सबसे ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि उनका साइज भी तो बढ़ रहा है, और साइज बढ़ने की वजह से उनका बायोमास भी बढ़ रहा है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसका पिरामिड ऑफ बायोमास हमेशा आपका इन्वर्टेड होता है, ठीक है। अब इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज कि पिरामिड ऑफ बायोमास से हमें क्या चीजें पता चलेंगी और क्या चीजें ऐसी हैं जिसको ये रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा। एडवांटेज की बात करें तो जो पिरामिड ऑफ नंबर की डिसएडवांटेज थी उन चीजों को ओवरकम किया पिरामिड ऑफ बायोमास। हमने एक ड्रॉबैक देखा था पिरामिड ऑफ नंबर का कि पिरामिड ऑफ नंबर सिर्फ नंबर की बात करता है, साइज की बात नहीं करता। लेकिन पिरामिड ऑफ बायोमास में तो बायोमास हमारा टोटली डिपेंड कर रहा है ऑर्गेनिज्म के साइज पर, यानी कि जो पिरामिड ऑफ नंबर की डिसएडवांटेज थे वो पिरामिड ऑफ बायोमास ने तो कवर कर लिए, बट ऑफ कोर्स इसके भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक तो है ही। तो पिरामिड ऑफ बायोमास का पहला ड्रॉबैक क्या है, डिसएडवांटेज क्या है कि ये सिर्फ हमारी पॉपुलेशन के सैंपल्स को ही उठाता है। सो यहाँ पर जो एग्जैक्ट बायोमास का मेजरमेंट है वो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। टाइम ऑफ ईयर या बायोमास जो मेजर किया जाता है उसमें टाइम ऑफ ईयर हमेशा हमारा इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि आपको पता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका अलग अलग सीजन के अंदर आपका अलग अलग वेट या बायो जो मास है वो वैरी कर सकता है, अलग अलग सीजन में उसका वेट, बॉडी वेट वैरी कर सकता है। सो ये चीज हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करते, ये इसका डिसएडवांटेज है। ऑर्गेनिज्म का जो साइज है, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर ऑर्गेनिज्म का साइज हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि अगर साइज बड़ा है तो उसका एनर्जी कंटेंट भी ज्यादा होगा। तो ऐसा माना जाता है कि बायोमास में यहाँ पर वेरिएशन हमें देखने को मिल सकता है। इन्वर्टेड पिरामिड्स हमेशा हमें क्या देखने को मिलेगा कि प्रोड्यूसर जो है उनका हाई टर्नओवर रेट होगा। सो ये कुछ हमारे ड्रॉबैक थे पिरामिड ऑफ बायोमास के। अब हम लास्ट बात कर लेते हैं पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी। पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम लोग फ्लो ऑफ एनर्जी को देखते हैं कि हर एक ट्रॉपिकल लेवल पर, एक फूड चेन की हर एक ट्रॉपिकल लेवल पर एक फिक्स टाइम पीरियड में कितना आपका एनर्जी फ्लो कर रहा है। और आपको पता है कि हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सोलर होता है, यानी कि हमारी सन रेडिएशंस होती हैं। तो चाहे आपका कोई भी फूड चेन हो, चाहे आपका कोई भी इकोसिस्टम हो, हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हमेशा ही हमारा सन होगा, सोलर रेडिएशन होगी, राइट। सो जब भी हम लोग पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी या पिरामिड ऑफ एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हमेशा देखो हर एक पिरामिड के अंदर हमने क्या अभी तक क्या देखा है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हमारा बेस बनाते हैं और जो टॉप कार्निवोर है वो टिप पर प्रेजेंट होते हैं। आप पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करें, बायोमास की बात करें या नंबर की, इनका पोजीशन आपका सेम रहता है। जैसे लास्ट तो हमारी पिरामिड की रिप्रेजेंटेशन के टाइम पे मैंने आपको कहा था कि कोई भी पिरामिड का रिप्रेजेंटेशन करने से पहले आप उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम का फूड चेन ड्रॉ करें, देन उस फूड चेन के हिसाब से हम लोग पिरामिड ऑफ नंबर और बायोमास को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली जब पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी या पिरामिड ऑफ एनर्जी आपको रिप्रेजेंट करना है तो हम जिस भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम का पिरामिड ऑफ एनर्जी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें पहले फूड चेन ड्रॉ करना पड़ेगा। बट पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी और एनर्जी के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है
कि पिरामिड ऑफ एनर्जी और पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी हमेशा आपका अपराइट या स्ट्रेट होता है। उसका एक रीजन है, क्योंकि हमारी जो सनलाइट है, जो सोलर रेडिएशंस होती हैं, उसका फिक्सेशन मैक्सिमम हमारा प्रोड्यूसर्स के द्वारा ही होता है। प्रोड्यूसर्स ही हैं जिनके पास एक कैपेसिटी है कि वो सोलर रेडिएशन को फिक्स कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बाकी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्राइमरी कंज्यूमर हो, चाहे वो टॉप कार्निवोर या टॉप कंज्यूमर हो, वो सभी के सभी डिपेंडेंट है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे प्रोड्यूसर पर। तो मैक्सिमम एनर्जी कंटेंट तो हमें हमारी फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल पर ही देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो एनर्जी का फिक्सेशन हो रहा है वो पहले ट्रॉपिकल लेवल पर ही कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद तो ऑब्वियसली बात है, अगर हम इन जनरल प्रोसेस को इंक्लूड करें तो जब एक ट्रॉपिकल लेवल से प्रोड्यूसर जब भी हार्बीवोर प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करेंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस उनके कंजप्शन में होता ही है। जैसे आप एक प्रोसेस पढ़ते हो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में बेसिकली हम जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए फूड का डाइजेशन करते हैं, राइट। तो ऐसे इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं कि हर एक ट्रॉपिकल लेवल पर एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस हो रहा, जो इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल है उसमें मैक्सिमम एनर्जी होगा, सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल पर उसमें कम एनर्जी होगा कंपैरेटिवली टू फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल। क्यों? क्योंकि कुछ लॉस हो गया है हीट की फॉर्म में या फिर रेस्पिरेशन की फॉर्म में। और ऐसे ही जैसे हम लोग टॉप कार्निवोर तक मूव करते हैं, हमारा एनर्जी लॉस होता जाता है हर एक ट्रॉपिकल लेवल पर। तो एक चीज हमें यहाँ से ये मिलती है कि पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी या पिरामिड ऑफ एनर्जी हमारा हमेशा अपराइट या स्ट्रेट रहेगा, चाहे हम किसी भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम की बात क्यों ना कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए देखिए, इस इमेज के अंदर हमें एक फूड चेन दिखाई हुई है, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास सबसे पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर। अगर ग्रासलैंड इकोसिस्टम की ही बात करें तो एक प्लांट के ऊपर हमारा हर्बीवोर फीड करता है। अब हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, क्योंकि इनके पास कैपेसिटी है कि वो सोलर रेडिएशन का फिक्सेशन कर सकते हैं केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। तो मान लीजिए इस प्राइमरी प्रोड्यूसर ने 10,000 जूल एनर्जी का फिक्सेशन किया। जब इस 10,000 जूल एनर्जी का फिक्सेशन हुआ और इस पर हार्बीवोर ने कंज्यूम किया, तो डेफिनेटली सारी एनर्जी आपके हार्बीवोर को पास आउट नहीं हुई, क्योंकि कुछ पार्ट उस एनर्जी का, कुछ पार्ट उस प्रोडक्टिविटी का आपके प्रोड्यूसर्स ने अपनी स्ट्रक्चर या फंक्शनल एक्टिविटी में यूज किया, एंड कुछ पार्ट ही था जो उसका नेट पार्ट था, वो ट्रांसफर हो गया नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल पर। तो हम देखते हैं कि हर्बीवोर के लेवल पर या प्राइमरी कंज्यूमर लेवल पर सिर्फ 1000 जूल एनर्जी ही ट्रांसफर हुई। एंड ऐसे ही हमारा जब सेकेंड कंज्यूमर इसको कंज्यूम करता है तो यहाँ पर भी कुछ एनर्जी का लॉस हुआ इन द फॉर्म ऑफ हीट और रेस्पिरेशन, जिससे हमारा अगेन यहाँ पर क्या हुआ कि 1000 से सिर्फ 100 जूल एनर्जी ही नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल में ट्रांसफर। तो इस इमेज से हमें एक चीज तो क्लियर हो रही है कि हर एक ट्रॉपिकल लेवल के अंदर 90% प्रोडक्टिविटी या एनर्जी का लॉस हो रहा है, और जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो सिर्फ 10% है। इस 10% एनर्जी को एक्सप्रेस किया था हमारे एक साइंटिस्ट ने, जिन्हें हम कहते हैं लिंडमैन। लिंडमैन का ये रूल है जिसे उसने नाम दिया 10% रूल। ये 10% रूल कहता है कि द 10% ऑफ द एनर्जी अवेलेबल टू नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल, यानी कि अगले ट्रॉपिकल लेवल पर जो एनर्जी जाती है वो सिर्फ 10% ही बच पाती, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल पर जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वो सिर्फ 10% ही होगी। और जो एनर्जी लेवल है हर एक ट्रॉपिकल लेवल पर, वो हमारा दो आर्ट में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, नेट प्रोडक्शन एंड रेस्पिरेशन। क्योंकि जो भी ग्रोस प्रोडक्टिविटी होती है उसका कुछ पार्ट रेस्पिरेशन में यूज हो जाता है, एंड द रेस्पिरेशन लॉस के बाद जो हमें एनर्जी बचती है दैट इज नेट प्रोडक्शन। और नेट प्रोडक्शन ही वो है जो नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल पर एक्चुअल में ट्रांसफर आपका हो पाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी की कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अगर एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर कोई भी इन्वर्टेड पिरामिड हमें देखने को नहीं मिलता। कोई भी इकोसिस्टम है, एक्वाटिक है, टेरेस्ट्रियल है, सभी इकोसिस्टम के अंदर पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी हमेशा मेरा स्टेट होता है। एक्चुअल एनर्जी ट्रांसफर को ये शो करता है और इसमें हम ये पता कर सकते हैं कि कितना रेट ऑफ प्रोडक्शन हुआ है हर एक ट्रॉपिकल लेवल पर। तो यहाँ पर हम लोग हर एक इकोसिस्टम को यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं उनके रिलेटिव एनर्जी फ्लो के हिसाब से।
इसके भी कुछ डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज में सबसे पहली बात ये है कि इट इज डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स टू कलेक्ट एनर्जी डेटा, क्योंकि कितने टाइम के अंदर किसी फिक्स टाइम इंटरवल में कितना बायोमास का प्रोडक्शन हो रहा है ये कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। यानी कि हर एक ट्रॉपिकल लेवल पर एक्चुअल जो प्रोडक्टिविटी है उसको कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। प्रॉब्लम ऑलवेज एग्जिस्ट इन असाइनिंग अ स्पीसीज टू अ स्पेसिफिक ट्रॉपिकल लेवल। अब सबसे बड़ा इशू यही आता है, चाहे आप किसी भी पिरामिड को ड्रॉ क्यों ना कर रहे हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, क्योंकि हमने कहा था किसी भी पिरामिड की रिप्रेजेंटेशन से पहले हमें एक फूड चेन को ड्रॉ करना होता है। अब जब हम उस फूड चेन को ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहली डिफिकल्टी हमारे पास यही आ जाती है कि कौन सा स्पीसीज उस फूड चेन के अंदर कहाँ पर लाई कर रहा है। सो ये था हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड, जिसको हमने 3 फॉर्म में देखा, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी या पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी। आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। If you like this video, please hit the like button and subscribe my channel, and thank you so much for watching this video.